आपके पास वापस लौटते हैं, एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाते हैं, अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं। महाराष्ट्र की माताओं बहनों की लाडली बन गई है, वो उनको सत्ता में आने से रोक रही है, इसलिए वो इसका विरोध करे। राजनीति से प्रेरित है और एक प्रकार से अंतर विरोध भी दिखाई पड़ता है। वो खुद भी वादा कर रहे हैं और लाडली बहन योजना का विरोध भी कर रहे हैं। पीछे कभी भी हमारे किसी सहयोगी संगठन ने और विशेषकर आरएसएस ने इस प्रकार के फतवे जारी नहीं किए। चुनाव के अंदर मतदाता का संपर्क और अपने मन के हिसाब से मतदाताओं को समझाने का प्रयास, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। परंतु धर्म के आधार पर इस प्रकार की लामबंदी कर फतवे जारी करना, अगर उसको अघाड़ी वाले उचित समझते हैं तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र की जनता को कहना चाहिए कि इस प्रकार के फतवों का हम समर्थन करते हैं। इधर एक मिनट एक एक करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने जो पूछा मुख्यमंत्री का सवाल, इसका मैं जवाब दे दूं, क्योंकि काफी लोगों के हाथ जो खड़े हुए हैं उसके बाद खड़े नहीं होंगे। अभी महाराष्ट्र में युति सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। पीछे बैठिए, पीछे बैठिए। चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी साथी दलों से बात करेगी, उस वक्त जरूरत पड़ी तो हम जरूर बताएंगे कौन प्रिय व्यक्ति। मृणाल जी वैभव पर बाद में। देखिए, एक बहुत बड़ी लंबे समय तक यहां पर कांग्रेस एनसीपी की सरकार रही है। जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तब जलयुक्त शिवार के माध्यम से इन्होंने इसका सच्चा उपाय ढूंढने का प्रयास किया और अभी एकनाथ जी, देवेंद्र जी और अजीत दादा ने कई सारी इरिगेशन की योजनाओं को आगे बढ़ाकर सिंचाई को बढ़ोतरी देने का काम किया है। और मोदी जी ने बहुत मनपूर्वक एमएसपी की योजना, जो कांग्रेस के शासन के अंदर सिर्फ कागज पर थी, इसको जमीन पर उतारने का काम किया है। मैं आप सभी को अपील करना चाहता हूं, सभी पत्रकार बंधुओं को, कि कांग्रेस की यहां पर सरकार थी तब एमएसपी पर कितना गेहूं, कितना धान, कितना सोयाबीन और कितना कपास खरीदा जाता था और अब कितना खरीदा गया है, इसकी तुलना आप डाउनलोड कर जनता के सामने रखिए। हमने कई गुना ज्यादा खरीदी एमएसपी पर करी है और फिर भी हमारे घोषणा पत्र में किसानों की जो तकलीफें हैं, इसके लिए भी हमने ढेर सारी योजनाओं को लेकर आए हैं। मुझे लगता है अगले 5 साल युति सरकार चलने के बाद हम इसका पूर्ण समाधान की दिशा में जा पाएंगे। वैभव
कोई सवाल ही नहीं है। पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और युति की सरकार बनती है, किंतु परंतु नहीं है। बैठ जाओ भैया। अब चश्मा कहां से खरीदते हो मुझे बताना जरा। भारतीय जनता पार्टी की कभी भी नीति किसी व्यक्ति को लक्ष्य बनाने की नहीं है। हम व्यक्तियों को लक्ष्य बनाकर व्यक्तियों का विरोध कर राजनीति नहीं करते हैं। हम नीतियों का विरोध करते हैं, हम भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, हम अकर्मण्यता का विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति का विरोध कर कभी राजनीति नहीं करती। इसमें किसी को बख्शने का सवाल नहीं है, ये हमारा नीतिगत फैसला है। पीछे पीछे पीछे। देखिए, जो कानून हम लाने वाले हैं हमने संकल्प पत्र में रख लिया है। आगे पर भी अगर किसी भी प्रकार की जरूरत खड़ी हुई तो जरूर उस पर विचार करें। पीछे 2027 तक तीसरे नंबर का अर्थतंत्र हम बनाएंगे। क्या क्या हमारी उपलब्धियां रहेंगी, जनता के हित में किस तरह से कदम उठाएंगे, और सबसे बड़ी बात ये, अमित शाह जिस तरह से पत्रकारों के साथ में बातचीत कर रहे हैं वो इस बात को बार बार स्वीकारते हैं कि हमारी सरकार कंफर्म बनेगी। इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए, किसानों का ख्याल रखने की बात है, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। तो अब ऐसे में हर बार आप देखें, अब इलेक्शंस के अंदर अगर खास तौर पर विधानसभा चुनाव में, तो आप रोजगार की बात जरूर सुन रहे हैं कि हम कितने युवाओं को देंगे रोजगार।